प्यारे बच्चों, मैं महेश्वर सिंह पिमोली, अध्यापक सामाजिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज थराली। आज इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपके सामने रख रहा हूँ। और इस राष्ट्रवाद शब्द को जानने से पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से राजतंत्र को समाप्त कर एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ और एक नए फ्रांस की स्थापना हुई। इस अध्याय में फ्रेडरिक सारियू, जो कि एक चित्रकार है, फ्रांसीसी कलाकार है, उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है और उन श्रृंखलाओं में विभिन्न प्रकार के सपनों का एक संसार रचा है। ये चित्र आप पुस्तक से देख सकते हैं और इस चित्र को देखने के लिए अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है, जो ऊपर मैंने पुस्तकों की सूची का ऐप डाउनलोड किया है, आप उससे इस पाठ को निकाल सकते हैं। मैंने ये पाठ वहाँ भी रखा है। सारियू ने इसमें एक स्वतंत्रता की प्रतीक नारी स्वरूप यहाँ चित्रित किया हुआ है और इसमें इनके एक हाथ में मशाल है। नीचे विभिन्न देश जो उस समय आज़ाद हो रहे हैं, उन देशों को लगातार पंक्तिबद्ध किया हुआ है और ऊपर से ईसा मसीह और अन्य देवी देवता इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। स्वतंत्रता की जो देवी है, उनके ये मशाल ज्ञानोदय का प्रतीक है और एक हाथ में मनुष्यों को दिए गए विभिन्न अधिकारों का घोषणा पत्र रखा गया। ये सारियू की एक कल्पना थी। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, विभिन्न प्रकार के राज्य बन चुके थे। ये जनतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर दिखाया गया यूरोप और अमेरिका है, जो सारियू ने चित्रित किया है। और इसमें विभिन्न देशों में धीरे धीरे ये भावनाएं फ्रांस की क्रांति के बाद पहुंची। ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा है। तो हमने वहाँ सबसे पहले एक राजतंत्र के बारे में पढ़ा कि फ्रांस में लुई 16वें का शासन था, जिसने निरंकुशता से अपना शासन चलाया। यहाँ पे पहला शब्द निरंकुशता या निरंकुशवाद आता है। ये बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस प्रश्न में निरंकुशवाद का अर्थ है कि ऐसा कोई शासन जिस पर किसी का अंकुश न हो, वह अपने मनमाने कानूनों से लोगों पर शासन करता हो, जनता की कोई भी बात नहीं सुनी जाती हो, और ऐसा शासन राजतंत्रीय शासन या सैनिक शासन होता है, जिसमें शासन अपने द्वारा बनाए गए कानूनों का जबरदस्ती जनता से पालन करवाता है। दूसरा जो सारियू ने ये चित्र बनाया है, ये एक कल्पनादर्श है। कल्पनादर्श यूटोपिया शब्द से अर्थ है कि एक ऐसी कल्पना या ऐसा आदर्श जो कभी संभव नहीं है। सारियू ने जनता को पूरे अधिकार, एक अच्छा गणतंत्र की व्यवस्था को यहाँ दर्शाया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज तक जितनी भी
देश आज़ाद हुए हैं वे कभी न कभी राजतंत्र में रहे और धीरे धीरे इन देशों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हुआ है और कई बार जनता का शोषण हुआ है। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। राजवंशों की समाप्ति के बाद लोगों ने एक जनतंत्र के साथ गणतंत्रों का निर्माण किया जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की एक पहचान, एक भाषा, एक कानून, एक समान अधिकार सभी नागरिकों के लिए रखे गए, इसे राष्ट्रवाद कहा गया। यह हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र में रहने वाले नागरिक का दृष्टिकोण अपने राष्ट्र के प्रति सम्मानजनक हो, वह राष्ट्रवाद है। और ये तभी हो सकता है जब वो नागरिक अपने देश की व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और वो अपने राष्ट्र का सम्मान करता है। इसके लिए राष्ट्रों में राजतंत्र के बाद जनमत संग्रह कराया गया। ये भी बोल्ड में आने वाला एक प्रश्न है कि जनमत संग्रह क्या है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को कोई प्रस्ताव स्वीकार हो, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। या ये प्रस्ताव लोगों को अस्वीकार हो, उसे भी जनमत संग्रह कहते हैं। मतलब जनता का मत इकट्ठा करना किसी विचारधारा के प्रति। इसके बाद हम सबसे पहले कक्षा 9 के पाठ्यवस्तु में से फ्रांसीसी क्रांति में से ही राष्ट्र के विचार को लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे प्रकट हुआ। अगर विश्व में फ्रांस की क्रांति नहीं होती और विश्व के विभिन्न देशों में इस क्रांति का प्रचार प्रसार नहीं होता, तो दुनिया के विभिन्न राष्ट्र कभी भी विभिन्न निरंकुश राजाओं से मुक्त नहीं हो पाते। फ्रांस की क्रांति ने सारे विश्व को आज़ादी का एक मंत्र दिया और 1789 में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में के जो कारण रहे, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का कारण आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ निरंकुश राजाओं का शासन था। दूसरा, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे, कैसे फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रांस में स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। आप इसके बारे में जानते हैं कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था और बाद में फ्रांस में केंद्रीय सभा के लिए स्टेट जनरल का चुनाव हुआ और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित कर नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। इसके जो कार्य रहे नेशनल असेंबली के, इसमें सबसे पहले इन्होंने संविधान का गठन किया। देश के लिए बास्तील के दुर्ग के पतन के समय जो लोग शहीद हुए उनका गुणगान किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। एक समान कानून देश में सभी नागरिकों को उस समय बनाया गया। देश में आंतरिक आयात निर्यात शुल्क
सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर जो लगाया जाता था वो समाप्त किया गया। इसके अलावा माप तौल भार और नापने की व्यवस्था संपूर्ण देश में एक समान की गई और फ्रांसीसी या फ्रांस देश में फ्रेंच भाषा को एक भाषा का रूप दिया गया और इस प्रकार से इस क्रांति के द्वारा जो परिणाम हुए, निरंकुश शासकों का अंत हुआ और जैकोबिन क्लबों की स्थापना। ये जैकोबिन कौन थे, इसके बारे में भी हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और इसमें हमने पढ़ा कि जैकोबिन फ्रांस के मध्यम वर्ग का एक समूह था जो देश में एक राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार कर रहा था। फ्रांस में हमने पढ़ा कि जब जनतंत्र आया तो हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट 1790 की क्रांति के बाद 1804 में फ्रांस का शासक बना और नेपोलियन ने आरंभिक दौर में एक नागरिक संहिता लागू करवाई 1804 में, जिसके तहत उसने कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार सभी नागरिकों को दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। सामंती व्यवस्था को फ्रांस में पूर्ण रूप से समाप्त किया। भूदासत्व की जो व्यवस्था थी वो समाप्त की गई और जागीरदारी प्रथा के तहत जो शुल्क लिया जाता था वो भी पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। सारे देश में एक मुद्रा चलाई गई और मापतौल की एक व्यवस्था रखी गई। छोटे व्यापारियों को भी व्यापार की आज़ादी दी गई और जन्म पर आधारित जितने भी विशेषाधिकार फ्रांस में थे ये समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार से फ्रांस के लोगों को कुछ समय तक लगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का बहुत अच्छे प्रकार से उदय हो रहा है और सभी नेपोलियन का समर्थन करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि नेपोलियन के इन्हीं कार्यों के कारण नेपोलियन का पतन हो गया और फ्रांस फिर से अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था से अपने पिछले स्तर तक आ गया। तो ये हम कक्षा 9 में इतना पढ़ चुके हैं और हम अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ ये इस अध्याय का ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज शुरुआत थी, कोरोना के कारण हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं। कोशिश की जा रही है कि आपको इस ग्रुप के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। मैं सामाजिक विज्ञान श्री परिहार जी गणित, श्री रावत जी विज्ञान, मैडम आबिदा खान आपको अंग्रेजी इस ग्रुप के माध्यम से पढ़ाएंगे। अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हैं, आप दूरस्थ क्षेत्रों में हैं और आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी एक के घर में जा कर के 3-4 लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके वहाँ पर हमारे वीडियो को, लिखित कार्य को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जो गृह कार्य हम दे रहे हैं उसको कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी कॉपियों में इस कार्य को कर लें, जो कार्य आपको गृह कार्य के रूप में दिया जाएगा। और ये जिलाधिकारी महोदय की ओर से आपका कोर्स बांटा गया है। पाठों की सूची मैंने ऊपर दे रखी है, आप उसको देख लें। सामाजिक विज्ञान में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद और संसाधन एवं विकास नामक पाठ भूगोल से पढ़ाए जाएंगे और इसके लिए आपको फ़ोन भी आ सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से, और आपकी एक परीक्षा आयोजित होगी। उस परीक्षा में आपको बाद में प्रतिभाग भी करना है। तो बहुत लंबे वीडियो न हो जाए, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये पाठ पढ़ाए जाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि आपके जो दोस्त अभी तक इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, आपके व्हाट्सएप के नंबर हमारे पास नहीं हैं, आप उन नंबरों को भी प्राप्त कर हमें भेजने की कृपा करें, ताकि हम सभी को अपने द्वारा ये ज्ञान आप तक पहुंचा सकें और आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आगे कल दोबारा आपकी क्लास यहाँ से आगे ली जाएगी और इतिहास का ये टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण आपको बताया जाएगा। और आज के जो गृह कार्य है इतिहास में, सबसे पहला प्रश्न ये आपको अपनी कॉपी में करना है और आप अपने घर से मुझे दिखा सकते हैं, मैं इसको वहीं से चेक कर लूँगा। पहला प्रश्न, फ्रेडरिक सार्यू कौन था? दूसरा, निरंकुशतावाद क्या है? तीसरा, जनमत संग्रह क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई? नेपोलियन संहिता कोड से आप क्या समझते हैं? तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया। इस गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में करेंगे और कल मुझे दिखाएंगे। जो अभी नहीं दिखा पाएंगे वो मुझे स्कूल खुलने पर इसे दिखाएंगे। और जो टॉपिक मैंने आपको अभी बताया, इससे संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, आप अपनी कॉपी पर लिखकर उसे मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं पुनः आपको उसे समझा सकूं। धन्यवाद।